हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों ने होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो अब लग जाते हैं अपनी तैयारी पे। आज हम लोग शुरू करेंगे यूपी पुलिस 2023 प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 4। हम लोग RW बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज जो हमारे टॉपिक की शुरुआत होगी वो चंद्रगुप्त मौर्य से होगी। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, यहाँ पे नोट कर लीजिए। 322 से 298 ईसा पूर्व तक। कब तक रहा? 322 से 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने घनानंद को हराया। नंद वंश का जो शासक था घनानंद, वो इन्होंने हराया। इनके जो प्रधानमंत्री थे या इनके गुरु थे, कौन थे? चाणक्य की सहायता से हराया। चाणक्य की सहायता से इन्होंने घनानंद को हराया, नंद वंश को। तो देखते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशी शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे। राइट। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस का राजदूत मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है क्या है? इंडिका। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो सेलुकस का राजदूत मेगस्थनीज आया था। ठीक है। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य एक गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। भारतीय राजनीति की पुस्तक अर्थशास्त्र। कौटिल्य की जो पुस्तक है कौन सी है? अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपवास संलेखना प्रथा द्वारा शरीर को त्याग दिया। ठीक है। इसके अलावा कुछ मेन पॉइंट हैं जो यहाँ इस बुक में नहीं दिए हुए हैं, आप लोग उनको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य इनका जो शासनकाल मैंने बताया था 322 से 298 ईसा पूर्व। इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं चाणक्य। इन्होंने किसे हराया? इन्होंने घनानंद को हराया। हराया किसे इन्होंने? इन्होंने घनानंद को हराया। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को इन्होंने हराया। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम, इनके उपनाम क्या हैं? इनके उपनाम क्या क्या हैं? सेंड्रोकोट्स। इनके जो उपनाम हैं सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, पालीब्रोथा, पालीब्रोथा, सेंड्रोकोट्स, पालीब्रोथा, एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और विशाल, ये इनके उपनाम हैं। राइट। इसके अलावा कुछ पॉइंट। भारतीय समाज का पहला ऐतिहासिक संस्थापक, भारतीय समाज का पहला ऐतिहासिक संस्थापक इनको कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। भारतीय समाज का पहला ऐतिहासिक संस्थापक इनको कहा जाता है। राइट। इसके अलावा इनके दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था, डिस्कस कर चुके हैं। मेगस्थनीज आया था। इनकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। कौन सी पुस्तक थी? इंडिका। राइट। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। सेलुकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन किसने किया था? ठीक है, इसका वर्णन किया था एप्पियानस ने। एप्पियानस ने इसका वर्णन किया था। राइट। चंद्रगुप्त और सेलुकस निकेटर के जो बीच युद्ध हुआ था, इसका जो वर्णन है वो एप्पियानस ने किया। राइट। तमिल ग्रंथ जो हैं, तमिल ग्रंथ अहनानूरू और पुरानानूरू। तमिल ग्रंथ जो है अहनानूरू और पुरानानूरू में चंद्रगुप्त मौर्य में दक्षिण भारत के विजय का विवरण मिलता है। देखिए, दो ग्रंथ जो तमिल ग्रंथ हैं अहनानूर और पुरानानूर, इनमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय का वर्णन मिलता है, यानी कि जो भारत होता है इसके दक्षिण भारत के विजय का वर्णन मिलता है तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरानानूरू में। राइट। इसके अलावा गुरु इनके कौन थे? इन्होंने गुरु
गुरु भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की गुरु भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और संलेखना से प्रथा द्वारा इन्होंने प्राण त्याग दिए। संलेखना प्रथा द्वारा इन्होंने प्राण त्याग दिए 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके बाद अब 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के जो मेन पॉइंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। 298 इनकी मृत्यु हो गई तो इनका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। इनका जो पुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। जैसा कि मैंने अभी बताया, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बिंदुसार को नंदसार, इसके अलावा बिंदुसार को नंदसार, भद्रसार भी जाना जाता है। राइट, इनके अन्य नाम हैं अमित्रघात, नंदसार, भद्रसार, नंदसार, भद्रसार, अमित्रोकेडीज, अमित्रोकेडीज, ये इनके नाम हैं, अन्य नाम। ठीक है, अमित्रघात जाना जाता है। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस के राजदूत को रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा। जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फी ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। यानी कि डायमेकस और डायनोसियस किसके दरबार में आए? ये बिंदुसार के दरबार में आए। बिंदुसार के दरबार में आए, ये आपसे पूछा जाएगा। डायमेकस और डायनोसियस किसके दरबार में आए? ये बिंदुसार के दरबार में आए। ठीक है, सीरिया के शासक से एंटियोकस प्रथम ने, जो सीरिया के शासक जो थे एंटियोकस प्रथम से सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने क्या मांगा था? क्या मंगवाया था? मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। मदिरा और सूखे अंजीर तो उन्होंने भिजवा दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि दार्शनिक, हमारे यहाँ दार्शनिक को भेजने की नहीं भेजा जाता, हम दार्शनिक को नहीं भेज सकते। राइट, दार्शनिक को नहीं भेजा जाता। इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी जो थी, यहाँ पे नोट कर लीजिए, बिंदुसार की जो पत्नी थी, बिंदुसार की पत्नी सुभद्रांगी थी। क्या थी? सुभद्रांगी। इनकी पत्नी का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, ये आजीवक संप्रदाय कौन था? ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। जैन धर्म में इन्हें सिंह सेन कहा गया। बिंदुसार को जैन धर्म में, ये जो पॉइंट एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंह सेन कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? सिंह सेन कहा गया। ठीक है, जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंह सेन कहा गया। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बताया इनकी पत्नी कौन थी? सुभद्रांगी। 298 से ये गद्दी पर बैठे। जैन धर्म में इनको सिंह सेन कहा गया। ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके? ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके दरबार में कौन आया था? डायमेकस और डायनोसियस इनके दरबार में आया था। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने क्या मंगाया था सीरिया के नरेश से? मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। ये भी पॉइंट मेन है। उन्होंने मदिरा और सूखे अंजीर तो भेज दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि दार्शनिक को हमारे यहाँ नहीं भेजा जाता, दार्शनिक नहीं भेजा। नेक्स्ट देखते हैं। अब अशोक महान सम्राट अशोक के बारे में डिस्कस करते हैं। अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो थे पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र हैं वो हैं अशोक। कौन है? महान सम्राट अशोक। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये कहा जाता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, जैसा मैंने अभी बताया। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। राइट,
इससे पहले जो अशोक था वह उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक को उसके अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है। अशोक के नाम के उल्लेख मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदगेलम अभिलेख में मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन तथा दीप वंश में उसे करमौली कहा गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन तथा दीप वंश में उसे करमौली कहा गया। राइट। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। अशोक के अभिलेख को लिखा किसने? अशोक को अभिलेख को 1750 में, यहाँ पे नोट कर लीजिए, टी फैंतलर ने लिखा। 1835 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, आपको एक टाइम याद रखना है, कब पढ़ा? 1835 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा। राइट। लिखा किसने? टी फैंतलर ने 1750 में लिखा। पुराणों में उसे अशोक वर्धन तथा दीप वंश में करमौली कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। एक मिनट। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने 269 में देखो गद्दी पर बैठा, 261 में 8 वर्ष बाद, ठीक है, कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कलिंग की राजधानी क्या है बच्चों, तो है तोसाली। कलिंग की राजधानी है तोसाली। कलिंग की जो राजधानी है वो है बच्चों तोसाली। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। यानी कि कहा जाता है कि उसने 99 भाइयों की हत्या की, तब गद्दी पर बैठा। एक किसमें कहा गया है? ये सिंगली स्रोत है, उसमें कहा गया, ये सिंगली स्रोत में कहा गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी नोट करते रहिएगा। राइट। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, किंतु राज तरंगड़ी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। राइट। नेक्स्ट, अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी। कौन कौन सी गुफाएं थी, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। सुदामा, कर्ण, चौपड़, विश्व झोपड़ी। कौन कौन सी झोपड़ी बनवाई थी? विश्व झोपड़ी, कर्ण, चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी। इन्होंने 4 गुफाएं बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? बराबर की पहाड़ियों में। कहाँ बनवाई थी बच्चों? बराबर की पहाड़ियों में। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं, कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये 4 बनवाई थी। ठीक है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। इसके बाद राज्याभिषेक के 20 वर्ष में लुम्बिनी गया था। अशोक के अभिलेख के बारे में डिस्कस करते हैं। अशोक के अभिलेख। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। भारत में जो शिलालेख का प्रचलन जो होता है सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। आप लोग बताइए, शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, या अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? राइट। पहला शिलालेख में इन्होंने क्या कहा था? पहले शिलालेख में इन्होंने कहा था, पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान है। क्या है? पहले शिलालेख में इन्होंने बताया था पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरे अभिलेख में बताया था पशु चिकित्सा बारे में, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य, चोल, चेर, पांडे, सत्तीत राज्यों की चर्चा, यानी कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनकी चर्चा की। राइट। तीसरा, चौथा, इसके अलावा सातवें अभिलेख में क्या कहा? 7वां अभिलेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख जो है 13वां शिलालेख इसमें कहा था कलिंग युद्ध का वर्णन किया। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था, 261 ईस्वी में हुआ था। कलिंग की राजधानी तोसाली, आपको याद रखना है। ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसाली।
नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग की राजधानी तोसाली। मौर्य प्रशासन संबंधित विभाग, मौर्य प्रशासन और संबंधित विभाग, अध्यक्ष और संबंधित विभाग। पण्य अध्यक्ष कौन थे? वाणिज्य का अध्यक्ष था। पौध अध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष, विविधताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष। राइट, तो अशोक के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अशोक के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग गुप्त वंश का डिस्कस करेंगे। देखिए, अशोक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने बताया था अशोक, एक बार आप सब लोग नोट करते जाइएगा। अशोक का जो टाइम पीरियड रहा है कब से कब तक रहा? 269 में गद्दी पर बैठा, 269 में गद्दी पर बैठा। राइट, 261 में कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध, कलिंग का वर्णन किसमें है? 13वें शिलालेख में है। कलिंग की राजधानी कौन सी? कलिंग की राजधानी है तोसाली। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग की राजधानी है तोसाली। राइट, इनकी जो अशोक की पत्नी थी, अशोक की पत्नी कौन थी? अशोक की पत्नी थी महादेवी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बुक में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, अशोक की पत्नी जो थी वो थी महादेवी। इनकी माता कौन थी? इनकी माता कौन थी? बिंदुसार की जो पत्नी थी वो इनकी माता थी। इनकी माता थी सुभद्रांगी। ठीक है, इनकी माता थी सुभद्रांगी। इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी सुभद्रांगी। महादेवी से इनकी 2 संतानें हुई। आगे देख नोट करते हैं। अशोक, महान सम्राट अशोक, माता सुभद्रांगी, पत्नी महादेवी। इनकी पत्नी जो थी वो कौन थी? पत्नी इनकी थी महादेवी। इन महादेवी से इनके 2 बच्चे हुए। कौन कौन से इनके बच्चे थे? महेंद्र, और इनकी 2 पुत्रियां पैदा हुई। कौन सी? क्या नाम थे? संघमित्रा और चारुमती। कौन? संघमित्रा और चारुमती। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने कहाँ भेजा था प्रचार प्रसार के लिए? महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने भेजा था श्रीलंका। भैया, कहाँ भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने भेजा था श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका इन्होंने भेजा था। इनकी 2 महारानियां थीं। अशोक, महान सम्राट अशोक की 2 महारानियां थीं। 2 महारानियां, उनके क्या नाम हैं? 2 महारानियां थीं। कौन कौन थीं? एक थी कारूबा की और दूसरी थी तिसरखा। कौन सी? 2 महारानी थी, कारूबा की और तिसरखा। कहा जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। किसमें बताया गया था? ये सिंगली स्रोत में बताया गया था कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की सिंगली स्रोत में। राइट, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अशोक वर्धन कहा जाता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक ने क्या किया? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर की स्थापना की। ये श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के किनारे पड़ता है। झेलम नदी के किनारे, झेलम को बितास्ता भी कहा जाता है। राइट, अशोक के 7 स्तंभ लेख थे। कौन कौन से? 7 स्तंभ लेख। अशोक के कितने स्तंभ लेख? 7 स्तंभ लेख थे। इसमें से इंपॉर्टेंट है दिल्ली टोपरा फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली मेरठ फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली मेरठ फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों दिल्ली में हैं। राइट,
मास्की गुर्जर नेत्र उद्गोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, मास्की गुर्जर नेत्र उद्गोलम में इसका नाम अशोक मिलता है, ये हमको बता चुके हैं। राइट। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु 4 गुफाएं बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? बराबर की पहाड़ियों पर, बराबर की पहाड़ियों पे 4 गुफाएं बनवाई थी। 4 गुफाएं, गुफाओं के नाम कौन कौन से हैं? कर्ण, नंबर 2 चौपड़, नंबर 3 सुदामा, नंबर 4 विश्व झोपड़ी। बच्चों, विश्व झोपड़ी। राइट। अशोक के 1750 में टीफेंटलर ने क्या किया था? टीफेंटलर ने क्या किया था? जो अशोक के शिलालेख हैं, अभिलेख शिलालेख हैं, उनकी खोज की थी टीफेंटलर ने। राइट। जो शिलालेख हैं टीफेंटलर ने 1750 में खोज की थी, लेकिन सबसे पहले पढ़ा किसने था? ये इंपॉर्टेंट है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। इसके अभिलेख किस भाषा में लिखे गए, ये भी पूछा जाता है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। अरमाइक लिपि में इसके जो है अभिलेख लिखे गए। ठीक है। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान, ग्रीक अरमाइक अफगानिस्तान, ब्राह्मी दक्षिण भारत। राइट। अशोक का छोटा स्तंभ पूछा जाए, अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख, सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? स्तंभलेख तो है रुमनदेई। 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, सबसे छोटा है रुमनदेई। फर्स्ट शिलालेख अभिलेख में, फर्स्ट अभिलेख में बताया गया था पशुबल की निंदा। पशुबल की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये मैं बता चुका हूँ, भी बुक में भी दिया था। सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरे में चिकित्सा के बारे में बताया गया है, चिकित्सा। 13वें में बताया गया है कलिंग युद्ध। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध। कलिंग की राजधानी तोसाली, कलिंग उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा को कहते हैं। राइट। तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट थे, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम आगे देखते हैं गुप्त वंश। अब हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहले बताइए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आप लोगों ने देख लिया होगा। गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त। कौन था बच्चों? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जिसने महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त के बाद में जो शासक का क्रम रहा है, एक बार यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद में जो शासक हमारे आए हैं यहाँ पे कौन कौन है? घटोत, ये बहुत नाम मात्र के शासक थे, घटोत। ठीक है। इनके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक अगर पूछे श्रीगुप्त, अगर पूछे वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम। इनके बीच में श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आया था, इनका कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं रहा है। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का बच्चों टाइम पीरियड जो काल रहा है वो क्या रहा है? 319 से 335, 319 से 335 ईसा पूर्व ये टाइम पीरियड रहा है। राइट। महाराजा की उपाधि धारण करने वाले, इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। किसकी? महाराजा या महाराजधिराज की भी उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक है। प्रथम गुप्त शासक क्या है? प्रथम गुप्त शासक, महाराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक। गुप्त इन्होंने क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया इन्होंने, गुप्त संवत चलाया। मेंशन है 319 से 320 इन्होंने गुप्त संवत चलाया। ये टाइम भी आपको याद रखना है। राइट। इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था लिच्छवी की राजकुमारी से, इनका विवाह हुआ। लिच्छवी की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ। जो बातें बुक में नहीं दी मैं आपको वो भी
यहीं पे एक ही स्थान पे बताता चल रहा हूँ जिससे कि आप लोग आराम से याद कर सकें। लिच्छवी की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ था। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल को भैया सोने का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ ज़्यादा समय मिलता था क्या? नहीं, गुप्त काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो लोग थे वो सोने जैसे थे, यानी कि उनका जो व्यवहार था बहुत अच्छा था। राइट, उनका जो व्यवहार था बच्चों बहुत अच्छा था। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। एक इन्होंने नए गुप्त संवत 319-320 गुप्त संवत का टाइम पीरियड 319-320 चलाने का भी श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। इसने महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि इनका विवाह किससे हुआ था? लिच्छवी की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ था। लिच्छवी की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब समुद्रगुप्त भैया, अब हम चलते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? यहाँ पे दिया हुआ है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। नेपोलियन इनको इसलिए कहा गया था क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा बच्चों। इन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा। राइट, समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड हम लोग देख लेते हैं। 335 में चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड खत्म हो गया था, 319 से 335। इसके बाद में 335 से 375 ईसा तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, इन्होंने शासन किया 335 से 375 तक। इनका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए, इनका वास्तविक नाम काज था। काज, इनका वास्तविक नाम काज भी था। ये विष्णु के उपासक थे। किसके? ये विष्णु के उपासक थे। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक के अलावा इनकी पत्नी का नाम क्या बच्चों था? इनकी पत्नी का जो नाम था वो था दत्ता देवी। इनकी पत्नी का जो नाम था वो था दत्ता देवी। इनकी माता का नाम बच्चों क्या था? इनकी माता का नाम था कुमार देवी। कुमार देवी इनकी माता का नाम था। राइट, इनकी माता का नाम था कुमार देवी। राइट, भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने इनको कहा। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की? क्वेश्चन बन जाता है, इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की? इन्होंने परम भागवत, व्याघ्र पराक्रम, परम क्रमांक उपाधि धारण की। राइट, इसके अलावा कौन पॉइंट में है? इसके अलावा इन्होंने उपाधि धारण की। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में गद्दी पर बैठा। उसने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त में क्रमशः 9 एवं 12 शासकों को पराजित किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, अगर पूछा जाए भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने। अगर पूछा जाए विंसेंट स्मिथ ने कौन सी बुक में कहा, अगर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बनाएगा तो पूछे जाएगा कि विंसेंट स्मिथ ने कौन सी बुक में कहा? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आपसे ये पूछेगा कि किस बुक में कहा? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिलहाल ये पूछा नहीं गया है अभी तक। विंसेंट स्मिथ के तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था कौन था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय के अभियानों का उल्लेख करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख, एक मिनट, प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित एरण से प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पृथु राघव राजाओं से बढ़कर दानी राजा माना गया है।
इस अभिलेखों में उसकी उस पत्नी का नाम दत्ता देवी अंकित है। मैंने बताया था उनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी था। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय संज्ञा प्रदान की है। धर्म विजय की संज्ञा किसने प्रदान की है? राय चौधरी ने की है दक्षिण पथ की विजय के लिए। राइट। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उसके सिक्कों तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ किसने किया? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ, पराक्रम जैसे इनकी उपाधियां रही हैं। ठीक है। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज होने के समान था। किसमें लिखा है? ये अरण अभिलेख में लिखा हुआ है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। बीड़ा बजाते चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। राइट। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया था। अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के जो शासक थे कौन कौन थे? श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, ये बहुत नाम मात्र के शासक हुए। इसके बाद वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आए। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनके पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद अब देखते हैं समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त के बाद इनके दो पुत्र हैं। कौन कौन? रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन कौन? रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके दो पुत्र। और कहा जाता है कि रामगुप्त बहुत कायर शासक था। ठीक है। रामगुप्त बहुत कायर शासक था। इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। क्या था बच्चों? ध्रुव देवी। इसकी पत्नी का जो नाम था, यहाँ पे मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ बच्चों, देखिए, फिर आगे की क्लास डिस्कस करते हैं। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। कौन कौन थे? रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त की एक पत्नी थी। पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। कहा जाता है कि ये बहुत खूबसूरत थी। तो क्या था, जो सख्त शासक थे, उन्होंने रामगुप्त के पास संदेश भेजा कि हमें अपनी पत्नी दे दो, अगर नहीं देते हो तो हम आपकी गर्दन काट देंगे। ठीक है। तो ये बात जब चंद्रगुप्त को पता लगी तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने रामगुप्त की हत्या करके, ठीक है, रामगुप्त की हत्या कर दी और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। और इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। शकों को इन्होंने हराया। सबसे पहले इन्होंने रामगुप्त की हत्या कर दी, ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और शकों को इन्होंने हराया। ठीक है। शकों को जब इन्होंने हराया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए शकों को हराने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम जो पीरियड रहा है 375 से 414। रामगुप्त बहुत कायर शासक था तो उसका ज़्यादा वर्णन नहीं है। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बीच की जो स्टोरी थी मैंने आपको यहाँ पे बताई। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त दिया हुआ है। रामगुप्त एक कमजोर शासक के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। इसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी, शायद यहाँ पे इसमें दिया हो। आगे देखते हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ मेहरौली का स्तंभ पूछा जाता है। मेहरौली का स्तंभ कहाँ है? लौह स्तंभ तो कहाँ है? ये दिल्ली में है। खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया था। नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के साथ किया। इन्होंने क्या किया? नाग वंश की जो
राजकुमारी थी कुबेर नागा से विवाह कर लिया और अपनी बेटी का जो विवाह था पुत्री प्रभावती का विवाह बाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया और अपने पुत्र का जो विवाह था अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब शासक काकुस वर्मन के पुत्र से किया। तो उन्होंने क्या था अपना जो साम्राज्य था बहुत अधिक फैला दिया। राइट। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगर पूछा जाए विक्रमादित्य किसे कहा जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौ विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे हम नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, चपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक प्रकार, बारहमिहिर एवं वरुण रुचि जैसे विद्वान थे। ये नौ विद्वान किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहान भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहान भारत आया था। एक कहाँ का यात्री? ये चीन का यात्री था। ये चीनी का यात्री था, फाहान भारत आया था। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट एक बार मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। चंद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड बच्चों रहा है एक बार नोट कर लीजिए। चंद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड रहा है 375 से 414। ठीक है, इनका जो विवाह हुआ था, इनकी पत्नी जो कौन थी? पत्नी जो थी इनकी कुबेर नागा, राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। ध्रुव देवी तो उन्होंने बाद में कर लिया था। ठीक है, चीनी यात्री फायान इनके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी से इन्होंने विवाह कर लिया था। चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाए, शकों को हराया। ध्रुव स्वामी, जो ध्रुव देवी थी, इनके ही नाम पे एक ध्रुव स्वामी नाटक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं गुप्त काल की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। गुप्त काल की प्रमुख पुस्तकें और लेखक। कालिदास ने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी हैं, इनकी बुक अक्सर पूछी जाती हैं। ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मुद्द। ठीक है, ये इनकी किसकी बुक है? एक कालिदास की बुक है। कौन कौन सी? ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी बुक है? कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि अभी हमें आज हम लोग कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर दें। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। इस बुक की मैंने PDF एम के रेस स्टडी ग्रुप चैनल पे, एम के रेस स्टडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। आप लोग इस बुक को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको जो क्लास पढ़ाऊँ आप उसका कंटिन्यू बाद में रिवीजन करते रहें, तो आप जल्दी से इसको आराम से कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए ये बुक आपके पास रहेगी, क्योंकि एक बार में पढ़ने से सब कुछ याद नहीं होता है, तो एक बार आप उसको दोबारा से जब पढ़ेंगे आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, 10 कुमार चरित्र क्या होता है? दंडिन। हर्षचरित कादम्बरी, हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसके? हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। पंच सिद्धांतिका बारहमिहिर। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, 10 कुमार चरित दंडिन, माल की बात, सब एक कालिदास की बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इसमें से आपका एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। आगे देखते हैं। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। गुप्त संवत कुषाणों के समांतर थे। रामायण तथा महाभारत के अंतिम भाग का संकलन गुप्त काल में ही है। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। निगम, पूग, गढ़, श्रेणी गुप्त काल के व्यापारियों तथा शिल्पियों के संगठन थे। क्या थे? ये इनके संगठन थे। राइट, अब हम लोग शुरू करेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से हमारा टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। हर्षवर्धन से हमारा टॉपिक, ये प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग समाप्त करेंगे। हर्षवर्धन से पहले जो इनके पिताजी थे वो कौन थे? थानेश्वर का वर्धन वंश। थानेश्वर, कुछ पॉइंट पहले हर्षवर्धन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, थानेश्वर का वर्धन वंश, थानेश्वर का वर्धन वंश, वर्धन या पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। ठीक है, थानेश्वर का वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। राइट,
थानेश्वर का वर्धन वंश वर्धन या पुष्यभूति वंश, इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? ये संस्थापक थे पुष्यभूति, इसीलिए इसको पुष्यभूत वंश भी कहा जाता है। ठीक है, पुष्यभूत वंश की स्थापना जो थी हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर की गई थी। कहाँ की गई थी? हरियाणा के थानेश्वर। ठीक है, हरियाणा के थानेश्वर स्थान पर पुष्यभूत वंश की स्थापना की गई थी। इसके बाद में प्रभाकर वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश, प्रभाकर वर्धन वंश के चौथे शासक थे। जो वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश था इसके चौथे जो शासक कौन थे? वो प्रभाकर वर्धन जो थे इसके चौथे शासक थे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। अब हम आगे हैं प्रभाकर वर्धन कौन थे? पुष्यभूत वंश के चौथे शासक थे। प्रभाकर वर्धन ही इनके दो पुत्र और एक पुत्री थी। कौन से? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, यहाँ से हर्षवर्धन आए। ठीक है, टॉपिक से स्टार्ट हुआ। और इनकी एक पुत्री थी राजश्री। कौन थी पुत्री बच्चों? पुत्री थी इनकी राजश्री। ठीक है, और इनके जो राजश्री का जो विवाह हुआ था किसके साथ हुआ था? राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे राजवर्धन, हर्षवर्धन, और इनकी पुत्री थी राजश्री। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। इनके जो पति थे वो थे गृहवर्मन। कौन थे? गृहवर्मन की हत्या कर दी थी। किसने की थी? गृहवर्मन की जो हत्या की थी, नोट कर लीजिएगा, गृहवर्मन की जो हत्या की थी गोंड का शासक था शशांक। गोंड शासक थे। कौन क्या नाम था उनका? गोंड के शशांक और देवगुप्त। गृहवर्मन की जिसने हत्या की, ये राजश्री के पति थे। गृहवर्मन की हत्या की थी शशांक और देवगुप्त ने। देवगुप्त कहाँ का शासक था? देवगुप्त मालवा का शासक था, और शशांक गौड़ का शासक था जो बंगाल में पड़ता है। ठीक है, जब उनकी हत्या कर दी गई, गृहवर्मन की हत्या कर दी गई, तो इन्होंने जो शशांक थे, गौड़ शासक था शशांक, और देवगुप्त ने हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उनका अपहरण कर लिया। क्या किया? उनका अपहरण कर लिया। जब उनके हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन यहाँ पे गए अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, तो देवगुप्त को इन्होंने तो मार डाला, शशांक ने राज्यवर्धन को हत्या कर दी। ठीक है, तो अब जो इसका बदला सारा लेंगे वो हर्षवर्धन ने। इन्होंने सारा बदला लिया। इन्होंने क्या आगे किया? इन्होंने जब शशांक को इन्होंने हराया और अपनी बहन को वहाँ से छुड़ाकर ले आए राजश्री को। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी इनकी स्टोरी थी। अब हम लोग शुरू करते हैं हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड रहा है। सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड भी साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड रहा है उसके बारे में। हर्षवर्धन 606 ईसा पूर्व में 16 वर्ष की अवस्था में, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। हेनसांग हर्ष का शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। हेनसांग कौन थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे हेनसांग, जो चीनी यात्री थे हेनसांग, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। हेनसांग को तसांग भी कहा जाता है। तसांग की खोपड़ी कौन लाए थे भारत में? तसांग की खोपड़ी अगर आपसे पूछा है तसांग की खोपड़ी भारत में कौन लाए थे, तो लाए थे दलाई लामा। कौन लाए थे बच्चों? दलाई लामा भारत कब आए थे? दलाई लामा भारत में आए थे 1959 में। दलाई लामा भारत में आए थे 1959 में। तो पहले हम हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे।
हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड रहा है वो 606 से 647, 606 से 647। कितना था बच्चों? इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में एक गद्दी पर बैठे थे, 16 वर्ष की अवस्था में एक गद्दी पर बैठे थे, राइट। इनका जन्म, इनके पिता तो मैंने बता चुका हूं, इनके पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन। इनकी माता कौन थी? माता, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था यशोमती। क्या था भैया? इनकी माता का जो नाम था हर्षवर्धन की, वो था यशोमती। इनका जन्म कब हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? अगर आपसे इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए, हर्षवर्धन की पत्नी, हर्षवर्धन की पत्नी का नाम क्या? पत्नी थी इनकी दुर्गावती। माता थी यशोवती, पत्नी थी इनकी दुर्गावती। ठीक है, इनकी पत्नी थी दुर्गावती, पिता थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इनके व्यापार के केंद्र कौन कौन थे? व्यापार के इनके जो केंद्र थे वो कौन थे? मथुरा और कांची। व्यापार के जो केंद्र थे वो थे मथुरा। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको भी याद कर लीजिएगा। अदरवाइज आप अपने नोटबुक उठाइए और उस पर आप ये लोग मेंशन करते जाइए जो मैं पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, राइट। हर्षवर्धन के जो व्यापार के केंद्र कौन थे? वो थे मथुरा और कांची। ठीक है, हर्षवर्धन के जो पुत्र थे, हर्षवर्धन के पुत्र जो हुए थे, उनके पुत्र का जो नाम था वो भी नोट कर लीजिए, वाग्यवर्धन, वाग्यवर्धन। और दो पुत्र थे इनके, एक था कल्याणवर्धन, कल्याणवर्धन। इनकी हत्या, इनके जो वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन जो है इनके पुत्र थे, इनकी हत्या इनके हर्षवर्धन के मंत्री ने ही करी थी और इनका वंश समाप्त हो गया, यानी कि इनका वंश आगे नहीं चला। वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन दोनों की हत्या इनके ही एक मंत्री ने कर दी। ठीक है, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनकी माता का नाम यशोमती, इनका जन्म 590 में, 606 से 647 तक इन्होंने शासन किया। 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे। व्यापार के केंद्र इनके थे मथुरा और कांची। पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, पत्नी दुर्गावती। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इनके शासनकाल में कौन आया भैया? आया हेनसांग। अब हम लोग हेनसांग के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इनके शासनकाल में हेनसांग भारत आए। हेनसांग को तसांग भी कहते हैं। तसांग की खोपड़ी कौन लाया था? मैंने अभी बताया, दलाई लामा। कब आए थे? 1959 में भारत में आए। तसांग की खोपड़ी ये कहाँ अभी भी रखी है? कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? पटना के संग्रहालय में। पटना के संग्रहालय बिहार में ये तसांग की खोपड़ी अभी भी रखी है। ठीक है, तसांग भी इनको कहते हैं। हर्षवर्धन, ये हेनसांग कहाँ से आया था? ये चीन यात्री था। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग की एक पुस्तक है CU की। क्या है पुस्तक? CU की हेनसांग की पुस्तक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया। उसने अपना ग्रंथ CU की लिखा। इसे शिलादित हेनसांग को जो है, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। पुस्तक CU की, राइट। अब इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा शाक्य मुनि कहा गया। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान में शाक्य मुनि कहा गया। हर्ष से पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, किंतु हर्ष ने कन्नौज, हर्ष ने किसको, जब हर्ष थे प्रभाकर वर्धन के पिता थे तो कौन सी राजधानी? थानेश्वर थी। जब हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया। ठीक है, हर्षवर्धन सूर्य, शिव एवं बुद्ध का उपासक था। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य। क्या था हर्ष का बच्चों? दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्ष ने शिव पार्वती की आकृति युक्त सिक्के चलाए। हर्ष ने शिव पार्वती आकृति युक्त सिक्के चलवाए। हर्ष एक महान विद्वान था। उसने अब इनकी नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, बहुत इंपॉर्टेंट 3 ग्रंथों की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इन्होंने 3 नाटकों की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, हर्ष ने शशांक गौंड को पराजित कर, जो मैं शुरुआत में मैंने स्टोरी बताई थी, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और पुत्री राजश्री। ठीक है, इनके पति थे गृहवर्मन। गृहवर्मन की हत्या कर दी थी शशांक और देवगुप्त ने। ठीक है, फिर राजवर्धन वहाँ पे गए, इनकी भी हत्या कर दी गई।
फिर हर्षवर्धन ने इसको शशांक को हराया, अपनी बहन को वापस लाए, वही बताया गया यहाँ पे। हर्ष ने शशांक गौड़ शासक ये बंगाल में पड़ता है, को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उत्तरी भारत में अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। ये कब हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए ये कब हुआ था? 618 ईस्वी में पूछा जाए। असली ये पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा भी सकता है, ठीक है। तो क्या है, 618 ईस्वी में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। यहोल अभिलेख में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। पुलकेशिन द्वितीय कौन था? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। चालुक्यों ने हर्ष को हरा तो दिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? चालुक्यों ने कहा था कि चालुक्यों ने हर्ष को क्या कहा था? चालुक्यों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, चालुक्यों ने हर्ष को शकलोत्तर पथ की उपाधि थी। शकलोत्तर पथ यानी कि सकल यानी कि पूरे उत्तर को जीतने वाला, पूरे उत्तर भारत को जीतने वाला शकलोत्तर पथ की उपाधि थी चालुक्यों ने, ठीक है, हर्षवर्धन को। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में गंजाम तक तथा पश्चिम में बल्लभी तक विस्तृत थी। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा देखते हैं, हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। हर्ष का जो साम्राज्य था वो किस पर आधारित था? हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति राष्ट्र में विभाजित था। भुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था। भुक्ति किसे कहते थे? प्रांत को। विषय जिले में समान था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, राइट। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। हेन सांग के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था, राइट। इस काल में सर्वाधिक आय भूमि से होती थी। सर्वाधिक आय जो थी वो भूमि से होती थी। भौगोलिक कर वसूलने वाला पुस्तपाल, जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था। उपज का छठा भाग यानी कि 1/6 उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। हर्षवर्धन बाणभट्ट तथा देखिए हर्षवर्धन बाणभट्ट तथा मीर सरमन नामक विद्वानों का संरक्षक था। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादंबरी के लेखक आपसे पूछा जाए तो बाणभट्ट इंपॉर्टेंट है। मीर सरमन ने सूर्य शतक की रचना की। ग्राम शासन के प्रधान को ग्रामाछपटली कहा जाता है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त किया। इसके अलावा कुछ पॉइंट हर्षवर्धन ने कुंभ मेले, ये भी याद रखिएगा, कुंभ मेले की शुरुआत की थी। इसके अलावा महामोक्ष परिषद की शुरुआत की थी। एक कहाँ हुई? प्रयाग में हुई, 2 हुई थी। एक हुई थी प्रयाग में, एक हुई थी कन्नौज में, ठीक है, प्रयाग में, कन्नौज। महामोक्ष परिषद यानी कि हर्षवर्धन यहाँ पे सब कुछ अपना न्यौछावर दान कर देते थे, ठीक है। महामोक्ष परिषद इसलिए इसको कहा गया, सब दान दे देते थे अपना। ये महामोक्ष जो परिषद होती थी उनमें अपना सब कुछ ये दान कर देते थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से की है और हमने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जिससे क्वेश्चन छूटता हो। तो मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर अच्छे से करते रहिए, कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि
वैकेंसी धीरे धीरे आ ही जाएंगी और आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वैकेंसी अचानक आ जाती हैं और हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो हम 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम लोग अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करें, राइट। तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, मैंने इस बुक की PDF MK रेस स्टडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं जो बता रहा हूँ आप इसके साथ साथ इस बुक को कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और जो मैं इस बुक को कंटिन्यू करवा रहा हूँ आप इस क्लासों को भी देखते रहिए, जिससे क्योंकि जो सुनी हुई बात ज़्यादा ध्यान रहती है और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट करता हूँ, आप उनको नोट करते जाइए। आप लोग एग्ज़ाम में 100% सफल होंगे। इसको बुक को समाप्त करने के बाद हम लोग अदर सिलेबस कंप्लीट करेंगे, राइट। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।